नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। ज्ञानवापी मामले में कल फैसला आ जाएगा। कोर्ट कमिश्नर पर कल दोपहर 12 बजे फैसला आ जाएगा। कोर्ट में दोनों ही पक्षों की दलीलों पर बहस हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ। कल कोर्ट कमिश्नर पर 12 बजे फैसला आ जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। सर्वे की तारीख पर कल कोर्ट फैसला सुनाएगा। इससे पहले सर्वे किया गया, हालांकि उस वक्त स्थिति जो है वो अनकंट्रोल भी हुई थी, लेकिन सर्वे का काम हुआ है, फोटोग्राफी किया गया है, वीडियोग्राफी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई और कल इस पर फैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा ज्ञानवापी मामले में की अगर हम बात करें तो 12 बजे तक कोर्ट कमिश्नर को लेकर भी फैसला सुना दिया जाएगा। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों पर बहस हुई है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर खिदवाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, काफी अहम रहेगा अब कल का भी दिन, क्योंकि 12 बजे तक फैसला आ जाएगा कोर्ट कमिश्नर को लेकर। अजय मिश्रा की तरफ से भी कई तरह के बयान दिए गए हैं, पूरी जानकारी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कहा गया था कि जो सर्वे टीम है उसको जितनी परमिशन मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके अलावा वो उन जगहों का सर्वे कर रहे थे। यही इसी बात को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है उसने सवाल खड़े किए थे अजय मिश्रा पर और कहा था कि उनको बदला जाए। फिलहाल आज बहस पूरी हो चुकी है कि अजय मिश्रा को बदलना है या नहीं बदलना है। और इसके अलावा जो सर्वे रिपोर्ट सबमिट होनी थी उसको लेकर भी कहा गया था, समय दिया गया था, 11 मई तक का समय दिया गया था कि 11 मई से पहले उस सर्वे रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। तो इन दोनों ही मामलों पर आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों तरफ से दलीलें दी गई, कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन माना जा रहा है कि आज जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया गया है। कल 12 बजे तक सिर्फ निर्णय सुनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अहम दिन होने वाला है और देखना होगा कि उसके बाद के क्या हालात होते हैं। और क्योंकि अब उसके आगे जो कोर्ट के बाद आगे के जो हायर कोर्ट है उसमें किस तरह से लोग जाते हैं और कौन जो पक्ष संतुष्ट होते हैं या हायर कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। तो फिलहाल अभी ये बात और बढ़ने वाली है, लेकिन देखना होगा कि कल किस तरह से पहले कोर्ट फैसला देती है अपना। जी, तो उसके लिए 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। और एक तरह से देखा जाए तो श्रृंगार गौरी केस है, इससे जुड़ा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद मामला। अब अगर हम बात करें, इससे पहले जो सर्वे किया गया, वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई, क्या उसे लेकर रिपोर्ट आज सौंपी गई है? जी बिल्कुल, देखिए सब कुछ अब निर्भर करता है जो कोर्ट कमिश्नर है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की अगुवाई में इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन अगर उन पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे तो फिर उस रिपोर्ट पर भी सवाल जरूर खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं जो फैसला है वो इसलिए अहम माना जा रहा है कि जो अगर कोर्ट कमिश्नर पर सुनवाई होती है और उनको बदला जाता है तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट कमिश्नर दूसरा नियुक्त किया जाएगा तो फिर एक नई तिथि दी जाएगी, एक नई तारीख दी जाएगी जिसमें जो रिपोर्ट है सबमिट की जाएगी। फिलहाल जो पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है उसने सवाल खड़े किए थे और जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि उस परिसर के अलावा अगर इस बेसमेंट में की अगर वीडियोग्राफी कराई जाती है और वहां पर भी सर्वे कराया जाता है तो जो पिछले 6 मुकदमे जो दर्ज किए गए थे पहले, या यूं कहें जो 6 एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई थी उन पर भी तस्वीर साफ हो पाएगी। और अगर वहां से जो हिंदू अगर आस्था से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं मिलती हैं तो उससे साफ हो पाएगा कि यहाँ पर पहले मंदिर का निर्माण कराया गया था और बाद में मस्जिद बनाई गई। तो इसलिए भी उन्होंने मांग की थी कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और खास करके जो बेसमेंट का हिस्सा है उसमें भी वीडियोग्राफी कराई जाए। लेकिन जो कोर्ट की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपने के लिए जो टीम गठित किया गया उसमें साफ कहा गया था कि सिर्फ परिसर जहां पे श्रृंगार गौरी का जहां पर जिस मसले को उठाया गया है सिर्फ उतने की वीडियोग्राफी कराई जाए और वहां की सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए। तो फिलहाल इसीलिए वहां पर जो संतुष्ट नहीं था मुस्लिम पक्ष, क्योंकि रिपोर्ट का सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से पक्ष कह रहा है, जो टीम कह रही है, जो वहां पर जांच करने गई थी, उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने सर्वे का काम ठीक से नहीं होने दिया। तो इस पर भी कोर्ट संज्ञान ले और यही कारण रहा कि जज ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद वहां पर चला जाऊंगा। अब चलिए इंतजार करेंगे 12 बजे तक कल का। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए तौकीर आपका। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124 के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी। हालांकि अदालत ने कहा राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक सरकारें धारा 124 में कोई केस दर्ज ना करे और ना ही इसमें कोई जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर राजद्रोह के मामले दर्ज किए जाते हैं तो वे पक्ष राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालतों को ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करना होगा।
चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो विधानसभा सत्र का नोटिफिकेशन जारी। 23 मई को सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र होगा। राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है, राज्यपाल दोनों सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो विधानसभा को लेकर नोटिफिकेशन जारी और 11 बजे से 23 मई को सुबह 11 बजे से ये जो सत्र है इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद 403 सदस्य अभी विधानसभा में चुनकर आते हैं। तो जिस समय ई विधान लागू करना था तो हर माननीय सदस्य का सीट असाइन करने की बात है। मैंने कहा 17 सीट असाइन कर पार्लियामेंट में तो सीट असाइन करने के बाद तो 403 सदस्य हैं, सीटें 379 थी तो 403 करना था पहले। 403 सीटों के बाद 10-12 सीटें और बढ़ानी थी, इसलिए क्योंकि जो माननीय मंत्री विधानसभा के सदस्य काउंसिल से आते हैं उनके लिए भी वहां पर सीट होनी आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जो लखनऊ से अहम खबर है, विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश की कई राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान ई विधान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। बैठक में बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, बीएसपी से विधायक उमाशंकर सिंह, कांग्रेस से आराधना मिश्रा और इसके अलावा निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद, सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और सपा नेता महबूब अली इसमें मौजूद रहे। अब बैठक के बाद अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा को लेकर हुए कई अहम फैसलों को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि देश की सभी विधानसभाएं पोर्टल पर जुड़ेंगी। सतीश महाना ने आगे यह भी कहा है कि विधानसभा की कार्रवाई लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर भी मिलेगी। इसके साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो आजम खान को कल शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ साथ पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कई तारीखों पर ना पहुंचने के चलते कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। वहीं इस मामले में गवाह सेंट पॉल्स स्कूल के प्रधानाचार्य कोर्ट पहुंच रहे थे, लेकिन जिरह नहीं हो सकी। अब्दुल्ला आजम के वकील ने उनकी हाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। अब बताया जा रहा है कि पिछली कई तारीखों से आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं। दोनों को 10 महीने तक जेल में रहने के बाद दिसंबर 2020 में जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा किया गया था। अब इसी जेल में आजम खान 26 महीने से बंद चल रहे हैं। उनके खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 88 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट से आखिरी मामले में भी जमानत मिल चुकी है और एक और नया मामला भी अब दर्ज हो गया है। एमपीएमएलए कोर्ट एसीजेएम फर्स्ट रामपुर में आज क्राइम नंबर 4/19 जो 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है उसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत थी। इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोसिक्यूशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जानी थी। तो आज बचाव पक्ष की ओर से ये कहते हुए कि उनके अधिवक्ता जो बाहर दिल्ली से आते हैं वो नहीं आ सके हैं और जिरह नहीं की जा सकती, इस आधार पर उन्होंने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों के ही श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं और सुनवाई के लिए जिरह के लिए अगली तारीख 16 दी गई है। सर, ये गैर जमानती वारंट क्या होता है, उसमें क्या हो सकता है? गैर जमानती वारंट का मतलब है कि जो उनकी जमानत थी उसे कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करके उन्हें पुलिस के द्वारा उपस्थित करने का आदेश दिया है। तो क्या पुलिस उनको कभी भी उपस्थित कर सकती है? जी, पुलिस किसी भी वक्त जमानत गैर जमानती वारंट प्राप्त होने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आजम खान की पत्नी तंजीम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ गई है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब तो पूरे परिवार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है। 10 महीने तक इस केस में नहीं गए। अब दूसरी तरफ इस पर अब नई याचिका अगर हम बात करें जो लगाई गई आजम खान के खिलाफ, 89वां जो पूरा मामला है, बाकी में उन्हें जमानत मिल गई है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बार बार मामले दर्ज हो रहे हैं और जमानत भी मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और आज ये नया मामला। देखिए, आजम खान की मुश्किलें थोड़ी सी हल होती जरूर लग रही थी, क्योंकि 26 महीने से वो लगातार जेल में है। और खास बात है कि पूरा परिवार एक साथ जेल में गया था, जिसके बाद कुछ समय बाद पत्नी और जो बेटे की जमानत हो गई थी फर्जी प्रमाण पत्र आयु के जो लगाया गया था उस मामले में। लेकिन आजम खान तब से बाहर नहीं आ सके हैं और 86 मामलों में उनको बेल हो चुकी है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की उससे ये भी माना और मुकदमा लिखा गया, चार्जशीट फाइल की गई उसकी, तो उसमें साफ तौर पे कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस टिप्पणी की उसे माना जा रहा था कि अब नए मुकदमे आजम खान पे दर्ज नहीं होंगे और एक आखिरी मुकदमे में अगर उनको बेल हो जाती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो परिवार की मुश्किलें हैं और आजम खान के लिए एक नई जो ईडी ने जिस तरह से भी इनिशिएट किया है और वहां पर पहुंचकर उनकी संपत्ति, जो शंत्रु संपत्ति का जो मामला है, तो उसको लेकर अब जांच शुरू की है। और इसके अलावा जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पूरी संपत्ति को लेकर भी जांच कर रही है ईडी के, किस तरह से इसको बनाया गया, क्या फंडिंग थी, किन लोगों के द्वारा फंडिंग की गई, तो उसको लेकर भी जांच कर रही है। लेकिन आज जिस तरह से तंजीम फातिमा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी अब माना जा रहा है कि उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपील की गई थी रिकॉल के लिए, जो वारंट था उसको रिकॉल करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी और यह भी माना जा रहा है कि इनको एक बार जेल जरूर जाना पड़ेगा और उसके बाद ये फिर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन ये भी एक देखा जा रहा है कि जिस तरह से उनको परेशानियां हैं, वही कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पेशी पे नहीं आ रहे थे दोनों लोग और इसी वजह से इसको एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो वकील हैं उनके या जो पैरोकार हैं उनकी तरफ से भी लापरवाही देखी जा रही है कि अगर ये टाइम पे जा रहे होते, हर पेशी पे मौजूद होते, तो शायद इस तरह की नौबत ना आती। लेकिन फिलहाल ये मुश्किलें बढ़ाने वाला जरूर मामला नजर आ रहा है। जी चले, और कहीं ना कहीं गैर जमानती वारंट है, तो इस पर अब आगे क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो लखनऊ में भव्य लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जानकीपुरम एक्सटेंशन में मंदिर का भूमि पूजन होगा। 1 एकड़ जमीन में लक्ष्मण जी का ये जो मंदिर है वो बनेगा। भगवान लक्ष्मण के मंदिर की ऊंचाई 81 फीट तय की गई है। मंदिर के निर्माण में लगभग 5 साल का वक्त भी लगेगा। मीनाक्षी तिवारी, सुनील श्रीवास्तव इस पर काम कर रहे हैं, यानी डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। तो भगवान लक्ष्मण का मंदिर जो है वो तैयार किया जाएगा। 5 साल का वक्त इस पर लगेगा। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मीनाक्षी तिवारी और सुनील श्रीवास्तव इस मंदिर को लेकर डिजाइन तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टास्क फोर्स टीम 9 के साथ अहम बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। अब राज्य में कोरोना के नए केसों की संख्या फिर से कम देखी जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को किसी तरह से ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 के संचालन की व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके लिए मंडलों का कलस्टर तैयार किया जा सकता है। सभी बिंदुओं पर विचार कर अच्छी कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सपा नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आजम खान ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया था। अदालत ने पूर्व काबीना मंत्री को अंतरिम जमानत दे दी है, जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर दी गई है। 40 पन्ने के फैसले में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े एक मामले पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि आजम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर कारोबारी की तरह काम करते रहे। इस मामले में कई जगह ठगने जैसा काम किया गया। कोर्ट ने कहा केवल वस्तु पवित्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साधन भी सही और पारदर्शी होने चाहिए।
उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से फ्री राशन मिलने वाली योजना पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो भी शेयर किया है और कहा कि मुफ्त राशन देते समय तो कोई घोषणा नहीं हुई, पर अब कुछ परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। अन्यथा इन राशन कार्ड से लिए गए गेहूं, चावल, चना, तेल और नमक तक को बाजार भाव से वसूलने की धमकी दी जा रही है। चुनाव निकल गया, पहचानते नहीं, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है फ्री में राशन देने को लेकर। गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। सर सरेंडर कर दे, अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। सर सरेंडर कर दे, अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। सर सरेंडर कर दे, अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो। चलिए बात कर लेते हैं चंपावत उपचुनाव की। तो मुख्यमंत्री धामी के नामांकन कराने के बाद विधानसभा में अन्य दल भी अपनी दावेदारी करने में लगे हैं। इसी क्रम में आज चंपावत से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनी गई निर्मला गहतोड़ी ने भी अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, कई पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद थे। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए निर्मला गहतोड़ी ने अपनी जीत का दावा किया। निर्मला ने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने पूरी शक्ति से चुनाव लड़ूंगी। खटीमा भी वो मुख्यमंत्री थे और चेहरा भी थे पूरे उत्तराखंड के, और 2 बार विधायक भी रह चुके थे वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने देख लिया कि कितना विकास पुरुष है। ये कहते हैं कि हमको ये चिंता है। मैं चंपावत की जनता को भी संदेश देना चाहती हूँ कि भाजपा की फितरत है कि मुख्यमंत्रियों को बदलना, उनके लिए मुख्यमंत्री बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार 3 बदले, इस बार 5 बदलेंगे, और हम अगर हमारे मुख्यमंत्री जी बदले गए तो हमारे चंपावत के लोगों के पास क्या रहेगा? हम अपने को ठगा महसूस करेंगे कि विधायक भी हमारा यहाँ का नहीं रहेगा। तो मजबूत महिला है और जो है कि जमीन से उठी हुई महिला है, और मुझे लगता है कि आज जरूरत है, महिला मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है, और आज जरूरत है एक ऐसी महिला की जो पहाड़ की महिलाओं की जो असली परेशानी उसको समझ सके और उसको सदन में उठाकर उन महिलाओं के लिए कुछ मजबूत काम कर सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव रहेगा, और आप लोगों से कहूंगे कि भाई आप भी चुनाव में बराबर भागीदार रहेंगे, और आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी प्रशासन का दुरुपयोग जो होगा उसमें भी हमारे साथ मिलकर आप भी जरूर उस बात को उठाएं। कांग्रेस के लिए कठिनाई नहीं है। एक तो सशक्त महिलाएं हैं, जैसा आपने भी कहा, मेरी इंस्ट्रक्टर रही हैं मैं मनरेगा की, और पुरानी यहाँ की जिलाध्यक्ष भी रही हैं, और सरकार जब थी तो वो राज्य मंत्री भी रही है। रही बात मुख्यमंत्री की मजबूती की, बगल में भी मुख्यमंत्री जी 10 साल तक विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे छोटे भाई भुवन कापड़ी ने उनको हराने का काम किया है। और बीजेपी की हालत खराब है। मनोज तिवारी जी से हारे हुए व्यक्ति को यहाँ उन्होंने प्रभारी बनाया, हमने मनोज तिवारी जी को प्रभारी बनाया है। चलिए बात कर लेते चार धाम यात्रा की। तो केदारनाथ धाम में उमड़ रहे श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए दर्शनों की अवधि जो है वो पहली पारी में 2 और दूसरी में 3 घंटे बढ़ा दी गई है। अब श्रद्धालु देर रात तक बाबा के दर्शन कर पाएंगे और पुण्य अर्जित कर सकते हैं। लेकिन लाइन में लग चुके श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने पर मंदिर के कपाट तब तक खुले रखे जाएंगे जब तक कि अंतिम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर लेता। फिर भले ही तय अवधि से अधिक समय तक मंदिर के कपाट खोले रखने पड़े। इस बार बाबा केदार के दर्शनों के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रतिदिन 20,000 के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। इससे दर्शन के लिए 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन भी लग रही है। उनकी इसी परेशानी को देखते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दर्शन की अवधि को 5 घंटे बढ़ा दिया है।
हरिद्वार में वेतन बढ़ाए जाने, कर्मचारी बीमा निधि और पीएफ की मांग को लेकर मंगलौर नगर पालिका पर आउटसोर्स सफाई कर्मचारी अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए। उन्होंने ठेकेदार पर मनमानी किए जाने के आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाए जाने और सफाई कर्मचारी भत्ते दिए जाने की मांग की है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आए तीर्थयात्रियों को यात्रा संचालन कर रही निजी कंपनी द्वारा किराए के नाम पर शोषण उत्पीड़न के खिलाफ ओडिशा पश्चिम बंगाल से आए तीर्थयात्रियों ने पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा, पूर्व ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण प्रधान के नेतृत्व में गोविंद भवन प्रांगण में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से संयुक्त रूप से मांग की है कि चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तीर्थयात्रियों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रचार प्रसार कर कई व्यवस्था होने के दावे किए हैं जो जमीनी स्तर पर कहीं कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इधर अवैध खनन को लेकर प्रशासन और खनन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। टीम ने बिताल घाट स्थित स्टोन क्रेशर और खनन पट्टों पर छापेमारी की, जहां पर अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा था। खनन विभाग ने अवैध खनन करने वाले 4 स्टोन क्रशर और 2 खनन पट्टों पर 52 लाख का जुर्माना वसूला है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने तहसील हरिद्वार स्थित कार्यालय में बायोमेट्रिक राशन वितरण प्रणाली को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हरिद्वार के समस्त सरकारी राशन की दुकानों को ऑनलाइन कर दिया गया है और सभी को बायोमेट्रिक पद्धति के द्वारा राशन वितरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी को सही से राशन देने की बात भी कही जा रही है। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।